सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। साथ ही साथ हमने फर्स्ट लेक्चर जो डिस्कस किया है द वॉइस ऑफ द रेन का, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप उससे कनेक्ट कर पाए होंगे। क्योंकि रेन तो हम लोगों ने सभी ने कभी ना कभी देखी है, उसे महसूस किया ही है, लेकिन रेन कितनी यूजफुल है या उसके कितने थॉट्स हैं उसको हमने लास्ट लेक्चर में समझने की कोशिश की। और आज उसी टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा और डीप में देखने वाले हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के जरिए। साथ ही साथ उसको समराइज अप भी करेंगे लास्ट में कि भाई जो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक पढ़ लिया है उसको वापस समराइज करके, उसको सारांश करके और देखेंगे कि मूल क्या चीज़ें हैं या महत्वपूर्ण क्या चीज़ें हैं जो हमें उसमें देखनी है या पोइट्री में हमें डिस्कस करनी है। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेकंड पोर्शन गाइस, हम लोग देखने वाले हैं। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जो हमारी पोइट्री है उसे 3 पोर्शन में बांट रहे हैं, 3 स्टेंजाज इसके ले रहे हैं। फर्स्ट स्टेंजा के बारे में अगर कहा जाए तो दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन, यानी कि पहला स्टेंजा जो है ये लिया गया है फ्रॉम द वॉइस ऑफ द रेन। हमारी पोइट्री का नाम है, जैसा कि हम जानते हैं, विच इज कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन। जिसके कंपोजर कौन है, जिसके रचनाकार कौन है, तो वॉल्ट विटमैन इसके रचनाकार हैं। इन द अबव टेक्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट हमारा स्टेंजा है उस टेक्स्ट के अंदर अबव लाइंस, द पोएट आस्क्ड सॉफ्ट फॉलिंग शावर, धीरे धीरे गिरती हुई जो हमारी बरसात है। शावर को हम लोग कह देते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने कहा था फुहार। ठीक है, सॉफ्ट फॉलिंग का मतलब जो कोमलता से धीरे धीरे गिर रही है। हु आर यू, तुम कौन हो। टू विच, जिस पर द रेन रिप्लाइड, रेन जो है उस पर उसे जवाब देती है कि मैं कौन हूं, है ना। तो यहां पर हम इस पोइट्री के अंदर रेन का जवाब देखने वाले हैं इन अ स्ट्रेंज टू स्टेट मैनर, यानी कि एक विचित्र तरीके से, यानी कहने का जो तरीका है, स्टेट करने का जो तरीका है वो बहुत ही विचित्र सा है, अलग तरीके से। क्योंकि रेन जो है वो नॉन ह्यूमन है, मनुष्य नहीं है, आपकी और मेरी तरह बात नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी कवि की कल्पनाओं में जो रेन है वो हर बात का जवाब दे रही है और बहुत ही अजीब तरीके से उसने अपने आप को एक्सप्लेन किया है या रिप्रेजेंट किया है। देखते हैं क्या कह रही है रेन। द पोएट डिस्क्राइब्स, पोएट जो है यहां पर व्याख्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं हिज इमेजिनेटिव मीटिंग, यानी कि उनकी कल्पनात्मक, कैसी मुलाकात है ये, कल्पनात्मक मुलाकात है विद द रेन, बरसात के साथ। बरसात के साथ जो मुलाकात है वो तो कल्पनात्मक नहीं है, लेकिन बातचीत जो है वो कल्पनात्मक है। द पोएट आस्क द सॉफ्टली एंड जेंटली फॉलिंग शावर, पोएट जो है पूछते हैं धीरे से, प्यार से, कोमलता से, जेंटली बिल्कुल सज्जनता से, शालीन तरीके से गिरती हुई शावर से, बरसात से, ऑफ द रेन जो कि बरसात का ही एक हिस्सा है। हु शी इज, कि वह कौन है। टू दिस इंक्वायरी, इस पूछताछ पर या इस प्रश्न पर भी कह सकते हो आप चाहो तो, पोएट के इस पूछताछ पर जवाब देती है द शावर और द रेन गिव्स एन आंसर। शावर जो है या रेन जो है वो अपना जवाब देती है। क्या जवाब देती है? इन अ स्ट्रेंज वॉइस, बहुत ही अजनबी सी या विचित्र सी आवाज में। द पोएट इज वंडर स्टक, वंडर स्टक का मतलब होता है चौंक जाना, यानी कि रेन को बोलता हुआ देख करके हमारे पोएट जो है वो चौंक करके अचंभित रह जाते हैं। When the rain starts speaking, जब रेन जो है, शावर जो है, बोलना शुरू करती है, बात करना शुरू करती है, टू हिम, उससे, इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज, एक विचित्र सी अलग सी भाषा में, टिप 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 की भाषा। भाई बरसात अगर बात करेगी तो कैसे करेगी? टिप 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 की भाषा में करेगी कि जहाँ पे गिर रही है वहाँ आवाज आ रही है ना। आपको ध्यान हो तो लास्ट लेक्चर में हमने वॉइस और साउंड के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस। तो बरसात अगर गिरती है तो उसके गिरने की आवाज को हम साउंड कहते हैं, वॉइस नहीं कहते। लेकिन यहाँ पर बरसात को बात करते हुए दिखाया जा रहा है, इसलिए हम उसे वॉइस कह रहे हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही अजीब सी या विचित्र सी लैंग्वेज में वो बताती है दैट ही, कि पोएट ही केवल उसे समझ सकता है, यानी जिस भाषा में वो बात कर रही है उसे केवल कौन समझता है? केवल पोएट ही उसे समझ सकता है। और हम लोग उसे ठीक से समझ पाए उसके लिए वो क्या करता है? ही ट्रांसलेट्स, वो उसका अनुवाद करता है। ठीक है, तो वह क्या करता है? उसका अनुवाद करता है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द रीडर, ताकि सरलता या सहजता हो सके, कन्वीनियंस हो सके, यानी कि सुविधा हो सके।
किनकी सुविधा के लिए वो ट्रांसलेट कर रहा है? तो रीडर्स की। और रीडर्स कौन है? हम लोग हैं। तो हम लोगों की सुविधा के लिए पोएट वहां पे क्या करता है? उसका अनुवाद करता है मानवीय भाषा के अंदर। इन इट्स आंसर, इसके जवाब में, द रेन स्टेट्स, स्टेट का मतलब जैसा कि मैंने पहले बताया इसका अर्थ है कहना, ठीक है, वर्तमान काल में है। तो रेन जो है वो कहती है दैट इट इज द पोएम ऑफ द अर्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि वो कौन है? पृथ्वी की कविता है। और लास्ट स्टेंजा में जाकर के हम देखेंगे कि ये कवि ही है जो पोएम को एक कविता से जोड़ रहा है या दोनों को एक समान बता रहा है, ठीक है गाइस। तो यहां पर हम देखते हैं कि उसका पहला जवाब होता है कि मैं कौन हूं? तो मैं इस अर्थ की, इस पृथ्वी की कविता हूं। फर्दर आगे बढ़कर इट सेज, जो रेन है वो कहती है दैट इट राइजेस, कि रेन जो है वो, बरसात जो है वो उठती है और टेक्स बर्थ एटर्नली फ्रॉम द लैंड एंड द इमेजरेबली डीप सी, कि उसका जन्म कहां से होता है या बरसात का प्रारंभ कहां से होता है? तो एक्सटर्नली, यानी कि बाहरी तौर पर अगर आप देखें तो फ्रॉम द लैंड, जमीन से होता है। एटर्नली, एटर्नली का मतलब होता है अनंत रूप से दिखने वाली, ठीक है। अनंत जो उसका बर्थ है, जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है, वो कहां से होता है? लैंड से होता है। एंड इमेजरेबली डीप सी, और ऐसे जिसे नापा ना जा सके। इमेजरेबली का मतलब क्या होता है? जिसे मेजर नहीं कर सकते, जिसे नापा नहीं जा सकता, ऐसे गहरे समुद्र से वो उठती है। नो वन कैन टच और फील इट व्हेन इट इज राइजिंग, कोई भी उसे छू नहीं पाता है या महसूस नहीं कर पाता है जब भी इसका उदय होता है, यानी कि जब भी बादल बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। लास्ट वाले में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये पानी है, ये सूर्य है, इसकी गर्मी की वजह से क्या होगा? इवेपोरेशन होगा, भाप बनेगी ना। और भाप बनेगी तो जब भाप बनती है तो उस भाप को ना तो हम छू सकते हैं ना ही हम उसे महसूस कर सकते हैं। इट राइजेस टू द स्काई, और ये उठ करके कहां? आकाश की तरफ चली जाती है। वेयर इट टेक्स अ वेग फ्रॉम विच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्म इन विच इट राइजेस, और वहां पर जाकर के ये दूसरा रूप धारण कर लेती है जो कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है जब ये उठ रही थी उससे। तो उठ रही थी तो कैसे थी? भाप के रूप में थी। ऊपर जाकर के किस रूप में बन गई? बादल के रूप में बन गई। तो ये वाले रूप से ये वाला रूप भिन्न है कि नहीं है? यही चीज यहां पर हमारी जो रेन है वो कह रही है कि जब मैं उठती हूं तब मेरा रूप बहुत अलग होता है। हाँ, तब मुझे ना छुआ जा सकता है ना महसूस किया जा सकता है, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद, स्काई में पहुंचने के बाद मैं भिन्न भिन्न प्रकार के रूप यहां पर बना लेती हूं। जैसे लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि सारे बादल एक जैसे नहीं होते, सबका अलग अलग शेप होता है, अलग अलग साइज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वेग रूप वो धारण कर लेती है, बट इट रिमेन्स द सेम इन इट्स एसेंशियल नेचर, लेकिन अपने आवश्यक स्वभाव में, लेकिन अपने आवश्यक स्वभाव में वो बिल्कुल समान ही रहती है। यानी कि वैसे देखेंगे तो जमीन में जो पानी है अलग होता है, इवेपोरेशन जो हो रहा है, भाप जो होती है वो अलग होती है, बादल जो होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन तीनों का मूल नेचर क्या है? मेन नेचर क्या है? वो क्या है? पानी। तो तीनों में ही पानी तो विद्यमान है ही, ठीक है। तो जल के रूप में वो वहां पर विद्यमान रहती है, यानी कि भिन्न होते हुए भी भिन्न नहीं है। एंड कंपोजिशन, और वहां पर उसकी रचना होती है। इट चेंजेस ओनली इन इट्स फॉर्म, ये केवल अपने फॉर्म को यानी कि रूप को ही बदलती है, जैसे कि बादल, ठीक है। उसके अलावा इसमें और कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ये हमने फर्स्ट स्टैंजा के अंदर देखा। सेकंड स्टैंजा में हमें क्या देखने को मिलता है? दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन, वापस वही वॉइस ऑफ द रेन से लिया गया है, और इसे कंपोज किसने किया है? इसके रचनाकार कौन है? तो वॉल्ट विटमैन जो है वो इसके रचनाकार हैं। The rain then goes on to describe, अब क्या है इस स्टेंजा में वो अपने आप को आगे, अब वापस पोएट की बारी नहीं आएगी। सेकंड स्टेंजा में रेन ही अपने बारे में बताती रहेगी और ज्यादा अपने बारे में विवरण देगी, परिचय देगी, क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके बारे में आगे से आगे रेन खुद बताएगी, ठीक है। तो रेन गोज ऑन का मतलब है निरंतर कहते रहना। टू डिस्क्राइब हाउ इट राइजेस फ्रॉम द लैंड एंड देन फ्लोट्स अप अबव हेवन, के कैसे वो जमीन से उठती है फिर उड़ती हुई। फ्लोट करने का मतलब क्या है? वैसे तो फ्लोट का मतलब होता है तैरना, है ना।
लेकिन स्विमिंग में मत ले लेना इसको, ठीक है। एक बार फ्लोट में और स्विम में डिफरेंस समझ लो। अगर मैं अपने प्रयास से तैर रहा हूं तो उसे मैं कहूंगा स्विमिंग, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई लकड़ी का टुकड़ा अगर पानी में फेंक देता हूं और वो अपने आप ही अपने स्वभाव के कारण या जिस तरह का वो पदार्थ है उस वजह से अगर पानी में बिना किसी प्रयास के इधर उधर तैर रहा है तो उसे हम फ्लोटिंग कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर इसने क्या वर्ड यूज किया है, फ्लोट्स अप। फ्लोट्स अप के बाद हम देखते हैं अबव हेवन, यानी कि उड़ते हुए ऊपर हेवन तक जाती है। वेयर इट इवन एक्चुअली चेंजेस इट्स फॉर्म, जहां वह अंततः अपने फॉर्म को, अपने रूप को बदल लेती है। एंड बिकम्स क्लाउड, और क्या बन जाती है, क्लाउड। तो सीधा पहले क्या था, पहले था वाटर, बार बार लेना पड़ेगा ये तो भी, वाटर से बना, इवेपोरेशन हुआ, भाप बनी, और लास्ट में जाके क्या हुआ, हेवन की तरफ ऊपर उठी और लास्ट में जाके वो उसने बादल का रूप ले लिया। देन अगेन साइक्लिकली इट फॉल्स बैक टू द अर्थ। साइक्लिकली का मतलब क्या होता है कि एक सर्किल के रूप में, ऐसे बनता है ना, इसको कहते हैं साइक्लिकली। तो साइक्लिकली यानी एक सर्किल के रूप में इट फॉल बैक्स टू द अर्थ, वापस ये जमीन पर गिर जाती है वर्षा के रूप में। रिफ्रेशेस द ड्राई पैचेस लैंड, और सूखा ड्रॉट वाला जो इलाका होता है जहां पर सूखा पड़ा होता है, ऐसी जमीन को गीला करती है। अलाउइंग द सीड टू ग्रो इनटू अ प्लांट और ट्री, ठीक है। और अलाउ करती है सीड्स को कि वो बढ़ सकें, ग्रो कर सकें, और किस रूप में बन सके, प्लांट या ट्री के रूप में बन सके। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, द रेन इज टॉकिंग अबाउट इट्स एक्टिविटीज। तो रेन यहां पर जो है अपनी एक्टिविटीज के बारे में बात कर रही है, यानी कि कैसे उसकी गतिविधि होती है, अपनी गतिविधियों के बारे में बात कर रही है। व्हाट इट डज एंड हाउ इट गिव्स लाइफ टू एवरीथिंग ऑन अर्थ, कि वो क्या करती है और कैसे इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उस सबको जीवन देने का काम वो करती है। इज द सब्जेक्ट ऑफ इट्स टॉक, और यही मूल विषय है, यही मूल विषय है उसकी बात का, है ना। जो भी वो बात कर रही है उसका मूल विषय यही है, विद द पोएट, जो पोएट के साथ वो बात कर रही है। द रेन सेज दैट इट कम्स डाउन टू द अर्थ, रेन बताती है कि वह नीचे आती है अर्थ पर। टू बट द प्लेसेस अफेक्टेड बाय ड्रॉट्स, बट का मतलब होता है नहलाना, क्या करने के लिए आती है, नहलाने के लिए आती है। किसे नहलाती है, तो जो भी क्षेत्र, जो भी जगह अफेक्टेड है, यानी कि प्रभावित है, किस चीज से प्रभावित है भैया, तो सूखे से प्रभावित है। जो भी जगह सूखे से प्रभावित है, सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है, जहां पर बरसात नहीं होती है, जहां पानी की उचित व्यवस्था नहीं है, ऐसी जगहों पर जाकर के वो उन स्थानों को नहलाती है। स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड लेयर्स ऑफ डस्ट, छोटे छोटे जो पार्टिकल, छोटे छोटे जो कण होते हैं डस्ट के, और जो लेयर्स होती हैं, जो परतें होती हैं डस्ट की, उन्हें धोने का काम करती है, उन्हें नहलाने का काम करती है। इट्स बाथेस ऑल दोज हु विदाउट इट वुड हैव रिमेन्ड एज सीड्स ओनली, और उन सबको धोने का या नहलाने का काम करती है जो विदाउट इट, इट का मतलब क्या है, जो बरसात के बिना केवल और केवल हमेशा के लिए सीड या बीज मात्र ही रह जाते, वो बीज कभी अंकुरित ही नहीं हो पाते अगर उन पर पानी नहीं गिरता। तो भाई हम अच्छी तरह से जानते हैं आप और मैं कि अगर हमने कहीं बीज लगाया है, वहां पर मिट्टी है, तो उस बीज को अंकुरित होने के लिए पानी की जरूरत तो पड़ेगी। तो पानी यहाँ पे ये कह रहा है, रेन यहाँ पे ये कह रही है कि जो सीड्स, अगर मैं वहां नहीं गिरूंगी उन सीड्स के ऊपर, तो वो सीड ही रह जाएंगे, वो बीज ही रह जाएंगे, कभी अंकुरित होके पेड़ या पौधा नहीं बन पाएंगे। तो उन्हें अंकुरित करने के लिए या उन्हें वो अच्छी तरीके से पैदा हो सके, बढ़ सके, उसके लिए मैं अलग अलग जगह पर जहां मेरी आवश्यकता होती है वहां मैं गिरती हूं या वहां वर्षा होती है, ठीक है, बरसात होती है। विदाउट द रेन, बिना बरसात के, दे वुड नेवर हैव स्प्राउटेड, वे कभी भी अंकुरित नहीं होंगे। स्प्राउटेड का मतलब होता है अंकुरित होना। अब यहां पर कोई अंकुरित होने का मतलब मत पूछ लेना। तो देखो सामान्यतः ये बीज जो है ना, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, कोई भी एक बीज अपन मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब जब इसको मिट्टी में दबा दिया जाता है और इस पर पानी गिरता है, ठीक है,
तो ये धीरे धीरे अंकुरित होना शुरू होता है। ऐसे इसके अंदर एक पहले यूं निकलती है एक छोटी सी एक बिल्कुल पतला सा तिनका मात्र निकलता है, फिर धीरे 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 वो बढ़ता रहता है और थोड़ा मोटा होता जाता है, फिर धीरे धीरे वो तने का रूप ले लेता है। तने का रूप लेने के बाद में उसमें क्या है, फिर पत्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही होता है ना कुछ। हाँ, बाकी तो भाई साइंस के जो टीचर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। मुझे इतनी ही जानकारी है कि स्प्राउटेड का मतलब यही होता है अंकुरित होना इनटू न्यू प्लांट्स, नए पौधों के रूप में। दे वुड हैव रिमेन्ड इनएक्टिव, वो बिल्कुल निष्क्रिय रह सकते हैं। वो बिल्कुल कैसे रह सकते हैं, निष्क्रिय, मतलब कोई क्रिया ना करें, बिल्कुल मृत प्राय बीज की तरह ही पड़े रहें। एंड अनबॉर्न, और उपजाऊ रह सकते हैं। यानी अनबॉर्न का मतलब क्या है, बॉन्ड का मतलब वैसे पैदा होना है, लेकिन यहां पर पैदा होने का हम वैसा अर्थ नहीं लेंगे। ये उपज दे रहा है ना, तो अगर ये सारी क्रिया नहीं होगी तो इसकी उपज नहीं होगी, यानी कि प्लांट्स नहीं बनेंगे। ठीक है, द रेन सेज दैट इट कीप ऑन गिविंग बैक लाइफ फॉरएवर टू द अर्थ फ्रॉम विच इट इटसेल्फ रिसीव्स लाइफ। या बहुत अच्छी बात कही, वेरी नाइस, है ना। ये वाला जो सेंटेंस है ये बहुत अच्छा है। रेन यहां पर कहती है कि वह वापस जीवन देती रहती है फॉर एवर टू द अर्थ, यानी वो पृथ्वी को वापस जल देती रहती है, फ्रॉम विच, जहां से इट इटसेल्फ रिसीव्स लाइफ, उसको खुद को जीवन प्राप्त होता है ना। तो अभी अपन ने साइक्लिंग वर्ड देखा था ना, तो एक तरह से साइकिल ही है। पानी भाप बना, उड़ा, बादल बना, दूसरी जगह पर गया, ये रहा बादल आपका, यहां जाकर बरसात कर दी। यही तो होता है। अब ये बरसात का जो पानी है ये नदियों से होता हुआ वापस वो जो डीप समुद्र है वहां चला जाएगा, या जो पहाड़ होते हैं हमारे, उन पहाड़ों के पास में जो नदियां होती है उन नदियों के माध्यम से अलग अलग जमीन पर जाकर के और जो हमारे बीज हैं उन्हें उगाने का काम करेगा। इट कीप्स ऑन मेकिंग द अर्थ प्योर एंड ब्यूटीफुल, ये बार बार जो है पृथ्वी को शुद्ध करती रहती है और ज्यादा सुंदर बनाती रहती है। आपने बरसात के टाइम में देखा होगा, हरियाली से भर जाती है पूरी की पूरी, तो हरी भरी धरती जो है वो सुंदर लगती है। बंजर रेगिस्तान जो है वो सुंदरता का प्रतीक नहीं है। ठीक है, हरियाली या हरी भरी पृथ्वी जो है, कई कवियों ने नई पत्तियों को, नए पौधों को पृथ्वी का श्रृंगार कहा है ना, कि ये क्या है, उसके आभूषण हैं। आभूषण में आपके और मेरी तरह तो पृथ्वी सोना चांदी नहीं पहनती है, तो वो क्या धारण करती है अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, हरियाली को वो हमेशा धारण करती है। ग्रीनरी जो है वही रियल ब्यूटी कहलाती है अर्थ की। ठीक है, और जो हमारे पॉन्ड्स वगैरह हैं वहां पर पानी भरा रहे वो भी रियल ब्यूटी है। तो इस तरीके से बरसात या रेन जो है वही मूल रूप से है जो हमारी पूरी अर्थ को या पृथ्वी को सुंदर बनाए रखती है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। ये स्टेंजा जो है द वॉइस ऑफ द रेन से लिया गया है, जिसके कंपोजर हैं या जिसे कंपोज किया गया है, रचना की गई है किनके द्वारा, वॉल्ट विटमैन के द्वारा इनकी रचना की गई है। द अर्थ सेज, कॉन्टेक्स्ट में क्या है, और द रेन सेज दैट इट प्रोवाइड्स लाइफ, कि ये जीवन उपलब्ध कराती है, एनरिचमेंट, और जीवन को एनरिच करती है और ज्यादा बेहतर बनाती है, वाटर एंड केयर टू इट्स ओरिजिन, पानी देती है और पानी देकर के अपने खुद के उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन यानी जहां से ये खुद उत्पन्न हुई है, पानी से, जलाशय से, या जहां पर पानी भरा हुआ है उस जगह से, उन जगहों को फिर से पानी देने का काम करती है। इट कीप्स प्रोवाइडिंग प्योरिटी एंड ब्यूटी टू अर्थ, ये लगातार प्रोवाइड कराती रहती है प्योरिटी यानी कि शुद्धता और सुंदरता अर्थ को, पृथ्वी को, एंड प्रिपेयर्स इट्स लाइफ साइकिल, और स्वयं का जो जीवन चक्र है उसे पुनः पुनः तैयार करती है। ठीक है, अभी हमने देखा द पोएट कंपेयर्स द रेन टू अ सिंगिंग बर्ड। अब यहाँ पर पोएट जो है वो क्या कर रहा है, एक गाने वाली जो चिड़िया है उससे कल्पना कर रहा है, उससे तुलना कर रहा है। इसके बारे में आपको ध्यान है, अपन ने पपीहे की भी बात की थी। अ सिंगिंग बर्ड लीव्स इट नेस्ट एंड वंडर्स अबाउट सिंगिंग इट सॉन्ग्स। तो एक सिंगिंग बर्ड जो है वो क्या करती है, लीव्स यानी छोड़कर चले जाना, अपना नेस्ट यानी कि अपना घोंसला छोड़कर निकलती है। वंडर्स वैसे तो इसका मतलब होता है भटकना, लेकिन यहां पर हम घूमना लिख लेते हैं ना, भटकना थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड हो जाता है, तो इधर उधर घूमती है। अबाउट सिंगिंग इट सॉन्ग, अपने गानों को, अपने गीतों को गाते हुए, टू अट्रैक्ट इट्स मेट,
ताकि वो अपने मेट को, अपने साथी को अपने प्रति आकर्षित कर सके। देन आफ्टर वंडरिंग एंड द फुलफिलमेंट ऑफ हिज लव, और जब वो घूम फिर करके आराम से थक जाती है और जब पूर्णता उसे अपने प्रेम से प्राप्त होती है, इट रिटर्न्स टू इट्स नेस्ट, वापस अपने घोंसले पर लौट आती है, विच इज इट्स बर्थ प्लेस, जहां पर इसका जन्म हुआ है। इट डज नॉट केयर वेदर एनीवन हैज पेड अटेंशन टू इट्स सॉन्ग और नॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या किसी ने ध्यान दिया है या नहीं दिया, उसके गीत पर या उसके गानों पर किसी ने ध्यान दिया या नहीं दिया। इट्स सॉन्ग और नॉट, इट कम बैक सेटिस्फाई टू इट्स नेस्ट, ये वापस संतुष्ट होकर के अपने नेस्ट पर, अपने घोंसले पर लौट आती है। ठीक है गाइस, तो बरसात का भी ऐसा ही है। बरसात पहले एवेपोरेशन से उठती है, बादल बनती है, इधर उधर घूमती है, बरसात करती है, बरसात करके पानी के रूप में वापस अपने ओरिजिन पे आ जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल एक सिंगिंग बर्ड की तरह, गाने वाली चिड़िया की तरह इसका व्यवहार है। सिमिलरली, समान रूप से, द रेन हैविंग राइजन फ्रॉम द अर्थ, तो बरसात जो है वो कहां से उठती है, अर्थ से उठती है। इट्स बर्थ प्लेस, और अर्थ क्या है, इसका जन्म स्थान है। रिटर्न्स टू इट आफ्टर गिविंग लाइफ टू एवरी पार्टिकल ऑन द अर्थ, और वापस लौट आती है अपने स्थान को, रिटर्न्स टू इट, और वापस अपने बर्थ स्थान को वापस लौट आती है आफ्टर गिविंग लाइफ, जीवन दे करके, एवरी पार्टिकल, यानी कि हर जो कण है, हर जो अणु है, उसको जीवन देती है अर्थ पे। खास करके ये जो बात की जा रही है, ये की जा रही है बीजों के लिए, या फिर ऐसी जमीन जो बिल्कुल बंजर हो गई है उसके लिए। इट फील्स हैप्पी एंड सेटिस्फाई, और वापस लौट करके या ये सब करके उसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, वो खुशी महसूस करती है, और सेटिस्फाइड, संतुष्ट महसूस करती है, हैविंग डन इट ड्यूटी, कि उसने अपने कर्तव्य को पूरी तरीके से निभाया है, उसने अपना कर्तव्य निभा दिया, या कर्तव्य कह सकते हो, जिम्मेदारी कह सकते हो, उत्तरदायित्व कह सकते हो। ठीक है, दीज लाइन्स कैन बी गिवन अ डिफरेंट मीनिंग ऑल्सो, और इन लाइन को एक अन्य अर्थ, दूसरा अर्थ भी दिया जा सकता है। अ सॉन्ग कम्स आउट अ पोएट्स हार्ट, एक गीत जो है, एक गाना जो है, एक कविता जो है, वो कवि के दिल से निकलती है, जो हमने पोएट्री में देखा था, रियल मीनिंग जो था, है ना। ये एक अलग प्रोस्पेक्टिव है। मैंने एक प्रोस्पेक्टिव उस समय पपीहे वाला और आप लोगों को समझाया था। तो देखो, कवि तो कवि के हिसाब से अपनी बात लिखता है, समझने वाले उसके बहुत सारे अर्थ निकालते हैं, ये वास्तविकता है, ये सत्य है। आप भी चाहें तो इसका कोई अन्य अर्थ भी निकल सकता है। दीज लाइन्स कैन बी गिवन अ डिफरेंट मीनिंग ऑल्सो, इन्हीं पंक्तियों को एक अलग मीनिंग भी दिया गया है। एक गीत, एक सॉन्ग, या आप कह सकते हो एक पोएट्री जो है, वो एक पोएट के हृदय से, एक कवि के मन से निकल के आती है। इट्स बर्थ प्लेस, तो कवि का हृदय या कवि का मन जो हो गया, वो क्या हो गया, उस कविता का बर्थ प्लेस हो गया। द पोएट सिंग्स हिज सॉन्ग एंड स्कैटर्स इट स्ट्रेन्स ऑन द अर्थ, तो यहां पर कवि जो है इस गीत को गाता है, एंड स्कैटर्स, स्कैटर्स का मतलब है कि विभिन्न दिशाओं में वो फैलने लगता है, बिखेरने लगता है, यानी कि वो जो गीत है, वो गीत विभिन्न दिशाओं में जाता है, अलग अलग देशों में गाया जाता है, अलग अलग लोग उसे गाते हैं, और अपने चिन्ह या निशान जो है वो पृथ्वी पर अलग अलग जगह छोड़ता है। ठीक है गाइस, यानी कि लास्ट वाली लाइन ये कहना चाहती है कि एक गीत अगर कहीं लिखा गया है तो वो सभी दिशाओं में जाएगा, है ना, सभी जगह पब्लिश होगा, अलग अलग तरह के लोग उसे पढ़ेंगे, और जहां भी लोग उसे पढ़ेंगे वो अपने चिन्ह या अपने निशान वहां पर पूरी पृथ्वी पर छोड़ता हुआ जाएगा। इट डज नॉट केयर वेदर एनीवन इज लिसनिंग टू हिज सॉन्ग और नॉट, और जो कवि है वो इस बात की परवाह नहीं करता कि क्या कोई व्यक्ति उसका गाना सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर ही हैज संग हिज सॉन्ग, जब वो अपना गाना गा लेता है, इट सेटल्स बैक इनटू हिज हार्ट, तो वह गीत वापस आकर के उसके हृदय में ही स्थान बना लेता है, यानी कि वापस उस कवि तक जब हमारी बात पहुंचती है, हमारी प्रशंसा पहुंचती है, या वो गीत पहुंचता है, अरे आपने भाई साहब बहुत अच्छी कविता लिखी थी, मैंने पढ़ा था, तो ये क्या हुआ, कविता वापस उसके हृदय तक पहुंच गई। लाइक द रेन, बिल्कुल रेन की तरह, कीप्स राइजिंग अगेन एंड कीप्स द पोएट्स हार्ट प्योर एंड हैप्पी, और इस तरीके से जो कविता है वो बिल्कुल एक बरसात की तरह, पानी की तरह बार बार उठती रहती है कवि के हृदय में, और कवि के हृदय को कैसा बनाती है, प्योर बनाती है, शुद्ध बनाती है और खुश करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो कल्पनाएं यहां कर सकते हैं, या दो तुलनाएं हम देख सकते हैं कि जब अंत में
कविता के अंत में जब कहा जाता है तो एक बार तो हमने बादलों के रूप में देख लिया कि क्या होता है, दूसरी बार एक कविता के रूप में उसे कहा गया है। और मैंने जैसा कि फर्स्ट स्टैंजा में कहा था, देखना लास्ट में बता देगा, दोनों में कंपैरिजन कर देगा कि भैया एक कविता जैसी है, बादल भी वैसा ही है। तो रेन में और कविता में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं, अपने ओरिजिन से उठते हैं, घूमते फिरते हैं, सबके मन को प्रसन्न करते हैं और वापस आकर के अपने ओरिजिन में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों यही चीज देखी कि कविताओं को सीधे सीधे तौर पर उसकी तुलना की जा रही है, उसे कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं, मैंने कहा था कि काफी डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसको लास्ट में क्या करेंगे, समराइज अप करेंगे, उसे वापस सारांश गर्भित कर लेंगे, है ना। तो उसके लिए देखते हैं, द पोएट इज इन इमेजिनरी कन्वर्जेशन विद द रेन। तो यहां पर कवि जो है यहां पर एक कल्पनात्मक बातचीत में है। किसमें है, एक कल्पनात्मक वार्तालाप या बातचीत के अंदर है विद द रेन, और बरसात से वो बातचीत कर रहा है, विच ही कॉल्स द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। और उसके लिए वह क्या कहता है कि धीरे धीरे प्यार से कोमलता से गिरती हुई फुहार है। ही आस्क्ड द रेन, वे आस्क, वो रेन से पूछता है, एंड हु आर्ट दो, और तुम कौन हो, टू विच, जिस पर, ही सेज, वह कहता है कि स्ट्रेंजली, बहुत अजीब तरीके से बरसात ने उसे जवाब दिया। द पोएट ट्रांसलेट्स फॉर द रीडर्स टू अंडरस्टैंड, और जो कुछ बरसात ने उससे कहा वो उसे क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, उसका अनुवाद करता है रीडर्स के लिए, पाठकों के लिए। और पाठक कौन है, आप और मैं, उसे पढ़ने वाले हैं। अब अगर आपकी क्लास के अंदर ये पोएट्री होती और इस पोएट्री के अंदर लिखा होता है टप 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 टप, तो आप और मैं क्या समझ लेते हैं, और मैं क्या समझ लेता कि आपको कुछ पढ़ा देता। तो इसलिए पोएट ने क्या है, आप पे और मेरे पे एहसान किया है कि भाई कम से कम ये जो टप 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 है इसको अनुवाद कर दे इंसानों की भाषा में, ताकि पढ़ने वाला ढंग से पढ़ के समझे तो सही कि जो रेन है वो कहना क्या चाहती है। ठीक है, तो रेन टेल्स द पोएट, और रेन जो है वो पोएट से कहती है इन हर वॉइस, अपनी आवाज में, दैट शी इज द पोएम ऑफ अर्थ, कि वो पृथ्वी की कविता है। इन अ वे, एक तरीके से, द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द ग्राउंड इज वॉइस ऑफ रेन, वह आवाज रेन ड्रॉप्स की, बरसात की बूंदों की, जो कि जमीन पर गिरने से आ रही है, उसी को वॉइस ऑफ रेन कहा गया है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार, विच इज म्यूजिकल। और ये जो आवाज आ रही है ना जमीन पे गिरने की, ये कैसी है, संगीतमय है, मधुर है। वैसे म्यूजिकल का मतलब तो संगीतमय होता है, लेकिन आप यहां पे मधुर ले सकते हैं कि बड़ी मधुर आवाज है उसकी, इसलिए उसने उसे गीत कह दिया। द रेन फर्दर टेल्स द पोएट दैट इट कीप्स राइजिंग फॉरएवर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, के रेन आगे बढ़कर उसे कहती है कि वो लगातार बढ़ती रहती है या लगातार उत्पन्न होती रहती है, पैदा होती रहती है वेपर्स के रूप में। वेपर्स का आपने बता दिया, मैंने भाप बता दिया था, है ना, इवेपोरेशन में जो होता है। विच आर इम्पैल्पेबल, जिसे छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता। आउट ऑफ द लैंड, जमीन से बाहर निकलती है, एंड द बॉटमलेस सी, और अनंत सागर से वो उठती है। टू द हेवन, और अनंत सागर से उठ के कहाँ जाती है, हेवन की ओर जाती है। मुझे तो बार बार पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं शायद 4-5 बार ये ड्राइंग कर चुका हूँ। अब तो आप लोगों को ये ड्राइंग पूरी एक बार में छप गई होगी दिमाग में, है ना। हेवन, देयर द वेफर्स फ्रॉम क्लाउड, जहां पर वो वाष्प से बादल बन जाते हैं। देयर फॉर्म इज चेंज्ड यट, उनका जो दिखने का तरीका है, उनका जो शेप है, साइज है, वो बदल चुका है। देयर बेसिक स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम, लेकिन उसका जो मूल तत्व है, बेसिक जो उसकी स्थिति है, वो बिल्कुल एक ही है, क्योंकि वाष्प के रूप में भी वो पानी है, पानी के रूप में भी पानी है, और बादल के रूप में भी पानी है। तो उसके अंदर मूल जो चीज है वो नहीं बदली। नाउ द रेन कम्स डाउन टू द लेव, और अब जो रेन है वो नीचे आती है नहलाने के लिए या स्नान कराने के लिए। द ड्रॉट, सूखे स्थानों को, एटोमीज एंड डस्ट लेयर, छोटे छोटे कणों को, पार्टिकल्स को, और जो लेयर यानी कि परत जम गई है डस्ट की, धूल की, उसे साफ करने के लिए, ऑफ द होल वर्ल्ड, इस पूरी पृथ्वी को, इस पूरे संसार को स्नान कराने के लिए आती है। द रेन सेज दैट इफ इट वुड नॉट हैव डन सो, रेन ये कहती है अगर वो ऐसा ना करे, ट्रीज वुड हैव बीन जस्ट द सीड, सनबॉर्न एंड अनबॉर्न एंड अनडेवलप्ड,
तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, अगर बरसात ना आए तो पेड़ों के जो बीज हैं वो कैसे रह जाएंगे, अनबॉर्न रह जाएंगे, है ना। यहाँ पे देखो गाइस, इसको थोड़ा सा अलग कर लेना, ये सीड्स है और यहाँ पर ये अनबॉर्न है ना। तो सीड्स जो है वो अनबॉर्न रह जाएंगे, अनडेवलप्ड रह जाएंगे, यानी कि पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाएंगे। इट कीप्स गिविंग लाइफ टू इट्स ओन ओरिजिन, पहली चीज यहां खत्म। उसके बाद वो कहती है कि मेरा जो उत्पत्ति का स्थान है, मैं लगातार या बार बार उसे जल देती रहती हूं ताकि मैं पुनः पुनः बार बार फिर से उत्पन्न हो सकूं। जैसे कि इट क्लींजेस एंड नरिशेस द अर्थ टू मेक इट प्योर एंड ब्यूटीफुल, कि ये स्वच्छ करती है, साफ करती है, नरिश करती है। नरिश करने का मतलब होता है पालना पोसना, इस पूरी अर्थ का पालन पोषण करती है और इसे शुद्ध बनाती है और इसे सुंदर बनाती है। ठीक है गाइस, तो ये रेन का काम है। इन द फाइनल लाइंस और अंतिम पंक्तियों में द पोएट ड्रॉज अ पैरेलल बिटवीन रेन एंड म्यूजिक, यानी कि दोनों को समान बता देता है। कवि आकर के अंत में क्या करता है, दोनों को समान बता देता है कि रेन और म्यूजिक जो है वो दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों में ये एबिलिटी है, दोनों में ये, वैसे तो हिंदी में एक वर्ड होता है काबिलियत, है ना, लेकिन मैं थोड़ी सी प्योर हिंदी लिख लेता हूं, दोनों में ये योग्यता है ना, दोनों इस योग्य हैं, दोनों इस लायक हैं कि वो सूत कर सकें। सूत का मतलब होता है राहत देना। तो म्यूजिक होता है वह भी हमें राहत देता है और बरसात होती है वह भी राहत देने का काम करती है। बोथ ऑफ देम रिजुवेनेट एंड हील लाइफ, वे दोनों के दोनों रिजुवेनेट करते हैं या हील करते हैं। हील करने का मतलब तो कोई चीज अगर खराब हो गई तो उसे और बेहतर करना शारीरिक तौर पे। जैसे मेरे चोट लग गई और अब चोट मेरी धीरे धीरे ठीक हो रही है, तो मैं क्या कहूँगा, हील हो रहा है ना, कि मेरा वाउंड जो है वो हील हो रहा है, यानी कि ठीक हो रहा है। रिजुवेनेट करने का मतलब ये होता है नई ऊर्जा को प्राप्त करना, नई ऊर्जा को प्राप्त करना और उसी स्थान पर जहां से वह ऊर्जा खत्म हो गई। जैसा लाइफ होता है ना, चलते रहते हैं, कोई काम बार बार करते रहते हैं, तो फिर बोर हो जाते हैं कि यार डेली सुबह उठो, यही स्कूल जाना है, यही दो बातें टीचर की सुननी है, घर आकर के यही दो बातें घर वालों से सुननी है, फिर होमवर्क करने बैठ जाओ, ऑनलाइन क्लास लेने बैठ जाओ, फिर होमवर्क निपटा लो, इंस्टीट्यूट का होमवर्क आ गया वो कर लो, सो जाओ, अगले दिन सुबह फ्री। तो क्या होता है, जब एक नीरस या एक बोरिंग लाइफ जीते हैं तो धीरे धीरे लाइफ की जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो कम होने लगती है। तो आप क्या करते हो, चलो यार 4-5 दिन नानी के यहाँ हो आते हैं, वहां जाएंगे तो फिर कम से कम इससे थोड़े दिन छुटकारा मिलेगा। तो आप देखोगे वापस आप वहां पर जाकर के फुल ऑफ लाइफ फील करते हो, और जब आप वापस आके उसी काम को करते हो, अपने पढ़ाई इत्यादि को, तो आपको लगता है कि हाँ, आई एम फुल ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ एनर्जी, मैं एक नई तरीके की ऊर्जा से भरा हुआ हूं, उसे रिजुवेनेट करना कहते हैं लाइफ। हेंस द पोएट, फिर भी द पोएट जो है इन द पोएम, इस कविता में, ट्राइज टू शो सिग्निफिकेंस ऑफ हिज पोएट्री, यानी कि प्रतीकात्मकता दिखाने की कोशिश करता है, या इसको महत्वपूर्ण बताता है कि कितनी महत्वपूर्ण है ये कविता, उसे दर्शाने की कोशिश करता है। एज रेन इज टू द अर्थ, जैसे कि रेन जो है वो पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण है, वैसे ही पोएट्री जो है वो मैनकाइंड यानी कि मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है, मानव जाति के लिए बिल्कुल वैसे ही महत्वपूर्ण है जैसे कि पृथ्वी के लिए बरसात या वर्षा महत्वपूर्ण है। ठीक है गाइस, ऐसा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो आई होप आप लोगों को गाइस ये पोइट्री अच्छे से समझ में आई होगी। एक्सप्लेनेशन में भी हमने कुछ और नई चीज़ें आज सीखी हैं, कुछ नई चीज़ें देखने को मिली है। अगर जैसे पोएट के और हमारे मिलाकर के जो लास्ट स्टैंजा है उसको लेकर के 2-3 तरह के एक्सप्लेनेशन हो गए, आपके मन में भी अगर उससे कोई डिफरेंट एक्सप्लेनेशन हो तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि सर मुझे लगता है कि ये इस तरीके से जीवन को जोड़ती है, या इस तरीके से हम कविता को और रेन को और अच्छे से जोड़ सकते हैं। आपका जो भी नज़रिया होगा मोस्ट वेलकम, उसका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, सी यू।